हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आई नो फ्रेंड्स, आप लोग इस सीरीज़ को उतना सीरियस होकर के नहीं देख रहे हैं और मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर आप लोग देखो या ना देखो, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना। और जो लोग इस सीरीज़ की वैल्यू को समझते हैं वो लोग कंटिन्यू देखते हैं, और जिन लोगों को मतलब ही नहीं है वो लास्ट टाइम एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। तो चलिए हम अपना काम करते हैं और आप अपना काम करिए। तो आज हम बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है 300 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का, उसका डे 4 है। अगर आपने इससे पहले के बाकी 3 सेट को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी। तो आप लोगों को बता दिया जाए कि श्रीमती एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी और वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, और साथ ही साथ होम रूल मूवमेंट की वो नेता भी थे। यानी इन्होंने होम रूल लीग जो था उसको भी स्टार्ट किया हुआ था, जैसा कि आप जानते ही हैं। नेक्स्ट आता है कि बंगाल में जो लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा प्रस्तुत स्थायी बस्ती को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता था। यानी जो स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया गया था 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा, इसे ज़मींदारी प्रथा के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे और पढ़ पाएंगे कि स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट एक भूमि राजस्व प्रणाली थी जिसे 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के लिए स्थिर और सुनिश्चित राजस्व प्राप्त करना था। इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी घोषित किया गया था, जो एक निश्चित लगान राजस्व के बदले में किसानों से वसूल करते थे। यह राजस्व यानी यह व्यवस्था मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू थी। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन जब स्टार्ट किया गया था तो दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया? सैयद हैदर रज़ा। यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की रेगुलर वीडियोस के लिए। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो किसके विरोध में किया गया था आमरण अनशन? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में ये किया गया, ऑप्शन सी। यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने अस्पृश्य वर्ग यानी जो अस्पृश्यता वर्ग थे उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिस्प्रेस्ड क्लासेस के विरोध में आमरण अनशन शुरू किया गया। यह प्रावधान ब्रिटिश सरकार द्वारा कम्युनल अवार्ड के तहत किया गया था, जिसे उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को घोषित किया गया था। गांधी जी का मानना था कि अस्पृश्यों यानी जिसे आज हम दलित के नाम से जानते हैं उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल हिंदू समाज को विभाजित करेगा और इससे समाज में दरारें और गहरी हो जाएंगी। इसके बाद 1932 का पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया। गांधी जी ने इस अनशन के बाद दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ बातचीत हुई और अंततः 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है, और इस समझौते के तहत अस्पृश्यों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव जो है वो रद्द कर दिया जाता है और उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन वे आम हिंदू निर्वाचक मंडल का ही हिस्सा बने रहे। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखिएगा। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कब ये कम्युनल अवार्ड को पेश किया था, पूना पैक्ट कब हुआ, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डेट के साथ याद रखना। किसने नारा दिया था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर? ये जो नारा दिया गया था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, ये श्री नारायण गुरु ने दिया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो देखिए 1838 की बात है और इसका गठन किया गया था द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा। यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। नेक्स्ट आता है कि 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों के मत के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति को लेकर के अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने मत रखे थे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया
कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये बात कहा गया था वी डी सावरकर जी के द्वारा, जो कि बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह था, ये बात कही गई थी डिज़रायली के द्वारा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि दोनों ने बिल्कुल सही यहाँ पे मिलान किया गया, एक और दो दोनों सही है। किसके शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा वारेन हेस्टिंग्स के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की जाती है। यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में की गई। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। राजस्व प्रशासन में सुधार लाने और भूमि कर प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उन्होंने ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है कि अजीमुल्ला का संबंध 1857 की क्रांति के किस स्थान से था? यानी आप जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नेता ने भाग लिया और नेतृत्व किया। तो यहाँ पर अजीमुल्ला की जब बात आ रही है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसको सिंपल सा तरीके से याद रख लो कि जब वो इस क्रांति में भाग लेने के लिए निकल रहे थे घर से, तो उनकी जो पत्नी है वो कहती है अजय फतेह करके आना। सिंपल सा बात याद रख लो कि अजय फतेह करके आना, यानी वो फतेहपुर से थे और उनकी वाइफ कह रही थी अजी फतेह करके आना। मतलब अजी मतलब अजीमुल्ला और फतेह करके आना मतलब फतेहपुर से थे। ये एक छोटा सा लॉजिक रहेगा, याद करने में आपको कन्फ्यूजन्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? किसने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ही थे जिन्होंने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। ऑप्शन डी होगा। 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किस के द्वारा समाप्त होता है? यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन जो होता है वो किस संधि के द्वारा होता है? तो मद्रास में मंगलश्री आपको बताया गया, मद्रास की संधि। दूसरा होता है मंगलौर की संधि। तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। यानी पहला जो होता है वो मद्रास की संधि के द्वारा 1769 में ये युद्ध समाप्त होता है। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक के लेखक थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जिन्हें बिना ताज का बादशाह के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिए थे, और वो कौन थे? तो उनका नाम है फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष, ऑप्शन सी। सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, 1813 से 1823 तक जिनका शासनकाल था, उनके समय में सुगौली की संधि होती है। 1814 से 16 में होता है। तो 1816 में ये संधि होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। नेपाल के गोरखा जो थे। करेक्ट होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? वह कौन थे? तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, जिसमें शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1765 में बक्सर की लड़ाई में, यानी 1765 में बक्सर की लड़ाई जो 1764 में होती है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय के बाद शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के तहत, इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में 12 अगस्त 1765 को होती है, कंपनी को दीवानी अधिकार सौंपे। इससे कंपनी को इन क्षेत्रों में कर संग्रह करने का अधिकार मिला, जबकि प्रशासनिक और न्यायिक कार्य नामात्र का या फिर औपचारिक रूप से कह सकते हैं कि मुगलों के अधीन रहे। सारा कुछ जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो प्लासी के युद्ध की बात की जा रही है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, ठीक है, 1757। और इस वक्त जो मुगल सम्राट थे वो थे आलमगीर द्वितीय, ठीक है, आलमगीर द्वितीय। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया गया था मीर कासिम के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए यहाँ पे मीर कासिम। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए थे? तो कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कह सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाता है।
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब की थी? अब इस प्रश्न का राइट आंसर मैं नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर में आपको बता चुका हूं। करेक्ट आंसर आप खुद से कमेंट करके बताओ और देखते हैं कि यहाँ पर कमेंट कौन कौन करते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों के पास इतना तो टाइम है नहीं कि आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर दे पाओ, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, यानी वो ब्रिटिश जनरल कौन थे जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? पोर्टो नोवा का युद्ध जो है वो 1781 में होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सर आयर कुट, ऑप्शन बी। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि जिस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा, जिसे अब पंगरी पेटई कहा जाता है, की लड़ाई में हराया, वह थे सर आयर कुट। यह लड़ाई द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान 1 जुलाई 1781 में लड़ी गई थी। इस युद्ध में आयरकुट की रणनीति के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हैदर अली पर एक महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई थी। किसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? किसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, लॉर्ड लिटन जो है, लॉर्ड लिटन, इनको ओवन मेरेडिथ कहा जाता है। इनका नाम आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्यों कहा जाता है? तो कविता और साहित्य के क्षेत्र में वे ओवन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध थे और उन्हें कई कविताएं लिखी हैं। इनके बारे में आप और भी चीज़ें जानेंगे तो देखिए, 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय भी रहे। उनके कार्यकाल के दौरान 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें क्वीन विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो ये प्रश्न अभी हाल ही में बीपीएससी ने भी पूछा था, तो ये कुछ याद रखेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है कि पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो अली मुस्लियार जो है वो, यहाँ पे हम कह सकते हैं अली मुस्लियार। मोपला विद्रोह जो 1921 में केरल के मालाबार तट पर होता है। सिद्धू तथा कानू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? अब इस प्रश्न का राइट आंसर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताना पड़ेगा, सभी लोगों को पता ही है। और जिन लोगों को पता है तो मैं उन लोगों से चाहूँगा कि इसके बारे में आप और भी डिटेल मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि 1857 ईस्वी की महान क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत होती है, जो कि बिल्कुल सही है। इस क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी बिल्कुल सही है। और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामर्स्टन, ये भी सही है। यहाँ पे कोई असत्य नहीं है, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, और अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो पसंद भी आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।